गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस में जाने से पहले हम एक छोटा सा जिंगल है, इसको याद रखेंगे। इनके बेसिस पे ही हम सॉलिड लिक्विड गैस को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर ये आपको समझ में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आगे कभी भी आपका डिफरेंस में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है 2 या 3 नंबर का आपके एग्जाम में कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो ये प्रॉपर्टी जानते हैं किस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा जिंगल है जो आपको लर्न करने की जरूरत है। इसको एग्जाम में लिखना नहीं, केवल आपको समझना है और आपको इसको लर्न करना है। जिंगल क्या है? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद पुराना रहता है। जिंगल है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद पुराना रहता है और इनकी फितरत में दिल दीवाना रहता है। बढ़िया से आपको याद रहेगा, एकदम शायरी की तरह है कि आपका मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद पुराना रहता है और इनकी फितरत में दिल दीवाना रहता है। तो इसको हम लोग, इसका मतलब क्या है? मेरे का मतलब है एम, सामने का मतलब है एस, वाली का मतलब है वी, खिड़की का मतलब है के, में का मतलब है एम, ई से मतलब है आई, चाँद से मतलब है सी, पुराना से मतलब है पी, रहता है से मतलब है आर, इनकी से आई, फितरत से एफ, दिल से डी, दीवाना से डी। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ आपका मेरे सामने वाली खिड़की, यहाँ तक देखते हैं मेरे सामने वाली खिड़की। तो एम से हो जाएगा मास, एस से हो जाएगा शेप, वी से हो जाएगा वॉल्यूम, के से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। फिर मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद पुराना रहता है, यहाँ तक देखते हैं मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद पुराना रहता है। तो यहाँ से मैंने बताया एम से मास, एस से शेप, वी से वॉल्यूम, के से काइनेटिक एनर्जी, फिर एम से हो जाएगा मोशन ऑफ पार्टिकल, आई से हो जाएगा इंटर पार्टिकल स्पेस, सी से हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी, पी से हो जाएगा पैकिंग, आर से हो जाएगा रिजिडिटी। उसके बाद हो जाएगा, जैसे मैंने बताया मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद पुराना रहता है, इनकी फितरत में दिल दीवाना रहता है। तो इनकी हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंटर पार्टिकुलर फोर्स, एफ से हो जाएगा फ्लूइडिटी, डी से हो जाएगा डिफ्यूजन और डी से हो जाएगा आपका क्या, डेंसिटी। तो डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड इन गैस में ये छोटा सा जो जिंगल बता के आपको समझाने की हमने कोशिश की है, उसी जिंगल को आपको थोड़ा सा लर्न करना है और इसी के बेसिस पे हम प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड इन गैस। हमने एक जिंगल बताया है आपको, उस जिंगल के बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वो जिंगल आपका प्रॉपर्टी है सॉलिड लिक्विड एंड गैस का, उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सॉलिड लिक्विड और गैस को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर सॉलिड के पार्टिकल को, किसी भी सॉलिड के पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम उनके पार्टिकल को में क्या देखेंगे, सारे पार्टिकल बहुत पास पास हैं, सारे पार्टिकल पास हैं, पार्टिकल के बीच में गैप है तो बहुत कम गैप है। दूसरा, अगर हम लिक्विड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, लिक्विड के पार्टिकल को देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा दूर दूर हैं। और रही बात गैस के, तो गैस के पार्टिकल के बीच में तो इतनी जगह है कि जहां हम लोग पढ़ रहे हैं या हम लोग जहां पढ़ा रहे हैं, हम आपको जहां पढ़ा रहे हैं, आप जहां पढ़ रहे हो वो गैस में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए गैस के पार्टिकल के बीच में कितना गैप है। तो इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, जब भी हम कोई भी डिफरेंस को देखेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान में रख के बात करेंगे। समझ गए कि नहीं? ये क्यों पास है, ये क्यों थोड़ा दूर है, ये क्यों बहुत दूर है, उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो वन हम लोग डिफरेंस को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने बताई थी मास। अगर हम मास की बात करेंगे तो सॉलिड का मास होगा वो डेफिनिट होगा, फिक्स होगा। लिक्विड का मास भी डेफिनिट होगा और गैस का मास भी डेफिनिट होगा, क्योंकि किसी भी मैटर के मास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, क्या हम आपको बताएंगे इसके बारे में और डिटेल में। तो मास आपका कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जिस मैटर का जो मास है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में, चाहे गैस फॉर्म में। इस तरह से हम कहते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का मास क्या होता है, आपका डेफिनिट होता है। बट हम उसके शेप के बारे में बात करेंगे तो सॉलिड का शेप क्या होगा, डेफिनिट होगा, फिक्स होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं। सपोज करिए मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऐसे रख दूंगा, कल पढ़ाऊंगा तो कल भी इसी शेप में रहेगा,
फिर उसके नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा तब भी उसी शेप में रहेगा। तो जिस जैसे रख दूंगा उसी शेप में रहेगा। किसी कंटेनर में रखने से इसके शेप में कभी भी कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि पार्टिकल इसके पास पास है और एक यूनिफॉर्म पार्टिकल के अरेंजमेंट होने की वजह से इसके शेप में कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। दूसरा, अगर हम बात करें शेप लिक्विड का, तो इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट का मतलब उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं। सपोज करो एक कंटेनर है जिसमें आपने पानी लिया, ये बॉटल है, एक छोटा सा ये बॉटल है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है ये स्पिरिट। इस स्पिरिट को अगर हम इस छोटे से कंटेनर में रखते हैं तो इसके शेप में आ जाएगा। अगर इसको हमको फर्श पे गिरा देते हैं तो फर्श के शेप पे आ जाएगा। अगर किसी पॉलीथीन में रखेंगे तो पॉलीथीन के शेप में हो जाएगा। किसी बकेट में रखेंगे तो बकेट के शेप में हो जाएगा। इसका रीजन है कि पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है और पार्टिकल दूर होने की वजह से पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर हम पार्टिकल को इसको कहीं रखते हैं लिक्विड का, तो उसमें थोड़ा थोड़ा मोशन होना क्या हो जाता है, आपका स्टार्ट हो जाता है। तो उस मोशन की वजह से जो आपका मैटर रहेगा जिस कंटेनर में रहेगा उसी कंटेनर के शेप को क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो हम लोग कहेंगे कि शेप के बारे में तो सॉलिड का शेप डेफिनिट है, लिक्विड का शेप इनडेफिनिट है और गैस का तो कोई शेप ही नहीं है। गैस का भी इनडेफिनिट ही शेप होता है। इस कमरे का जो गैस मॉलिक्यूल है इस कमरे के शेप के बराबर है। अगर हम इसको कहीं किसी सारे इस कमरे के सारे गैस को इकट्ठा कर दे तो इतना सा आएगा, पास में आएगा। तो अगर हम इसको छोटे से कंटेनर में रखेंगे तो उसके शेप के बराबर हो जाएगा। तो जहां रखेंगे उस गैस को उसी शेप को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। इसका भी वही रीजन है कि पार्टिकल के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, आपके दूर भागने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में जिस शेप का कंटेनर रहेगा उसी शेप को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे वो है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका, सॉलिड का डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। फिक्स होने का वही रीजन, पार्टिकल पास पास है। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हम 10 लीटर पानी लिए, 20 लीटर पानी लिए, उसका वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन हम गैस की बात करेंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। इसका रीजन है क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में इतना गैप होता है कि कोई भी आके इसकी ऑक्यूपाई कर लेता है। सपोज करो जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं। इसी गैस में आके मैं घुस गया तो मेरा जो वॉल्यूम होगा, गैस का जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा आपका। तो टोटल बहुत सारे वॉल्यूम हो जाएंगे गैस के। तो इस तरह से जो गैस का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा आपका बेटा, इनडेफिनिट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा बताते हैं आपका, द एनर्जी ऑफ मोशन। जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा होगा, व्हाट इज द एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और अगर मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ऐसी एनर्जी जिसके थ्रू हम कोई काम करते हैं उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी ऑफ द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और जब कहीं आप खड़े रहते हो तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू देयर पोजीशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल की लीस्ट होती है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल अगर मूव भी करेंगे तो अपने पोजीशन पे मूव करेंगे, अपनी जगह पे रख के अप डाउन या लेफ्ट राइट कैसे भी मूव करेंगे, बट पार्टिकल कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जिसमें थोड़ा सा मॉडरेट होगा, मतलब इसमें सबसे कम होगा, लिक्विड में थोड़ा सा क्या होगा आपका, इससे ज्यादा होगा। इससे ज्यादा होगा मतलब लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं। अगर लिक्विड को, किसी भी लिक्विड को फर्श पे गिराते हैं तो आप देखोगे सारे लिक्विड एक साथ एक तरफ क्या करते हैं, आपके फ्लो करते हैं। ये फ्लो करने का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पानी को अगर हम कहीं गिराएंगे तो पानी के सारे पार्टिकल एक तरफ क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इस सॉलिड मार्कर को यहाँ रख देंगे तो मार्कर में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, अपने पोजीशन कोई चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका बहुत लीस्ट है। और अगर पार्टिकल मूव भी कर रहे हैं तो अपने पोजीशन पे मूव कर रहे हैं। जैसे मैं खड़े होकर अपने पोजीशन पे मूव करता हूँ तो 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 20 घंटा चाहे जितना मैं मूवमेंट करता हूँ अपने पोजीशन पे रह के, मेरा पोजीशन नहीं चेंज होगा, मैं अपनी जगह पे रहूंगा। तो इस तरह से हम अगर बात करेंगे गैस मॉलिक्यूल की, तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। आप इमेजिन करिए अगर इस कमरे में एक अगरबत्ती जला देते हैं,
अगरबत्ती जलाएंगे तो अगरबत्ती के जो फ्रेग्रेंस, जो गैस बाहर निकल के आएंगे, वो गैस थोड़े समय में आपके कमरे के अंदर ऑक्यूपाई कर लेंगे और जो भी स्मेल रहेगा, जो भी फ्रेग्रेंस रहेगा, वो फ्रेग्रेंस आपको क्या करेगा, आपको महसूस होगा, फील करोगे आप। लेकिन क्या वो फ्रेग्रेंस पूरी जिंदगी के लिए रहेगा? आंसर इज नो। रीजन क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है, इतना ज्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी है कि उस काइनेटिक एनर्जी से धीरे 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 पता नहीं कहाँ डिफ्यूज हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया फ्रेग्रेंस, और कुछ समय के बाद, 1-2 घंटे बाद या 1 दिन बाद, वो फ्रेग्रेंस पूरी तरह से क्या हो गया, आपके कमरे से गायब हो गया। इसका मतलब जो गैस के पार्टिकल हैं उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, किसके कंपेयर में? लिक्विड एंड सॉलिड के कंपेयर में। उसके बाद हम बात करेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। पार्टिकल, जो पार्टिकल होंगे उसके बीच का जो स्पेस होता है, इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज कॉल्ड, द स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हो, सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के, तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में गैप तो है, ऐसा नहीं कि गैप नहीं है, लेकिन ये गैप थोड़ा क्या है आपका? कम है। और लिक्विड का गैप क्या है? थोड़ा ज्यादा है। और गैस के बीच में तो बहुत ज्यादा इंटर पार्टिकल क्या होता है आपका? स्पेस होता है। तो अगर मैं कहता हूं ये दीवार है, इस दीवार में मैं घुसना चाहता हूं तो मैं घुस नहीं पाऊंगा, क्योंकि इनके बीच में गैप क्या है आपका? बहुत कम है। बहुत छोटे पार्टिकल को हम इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो पूरे तालाब में आप कूद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन क्या सब लोग तालाब में कूद सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि गैप तो होता है, लेकिन इतना भी गैप नहीं होता है कि सब लोग उसमें समा जाए। बट गैस के मॉलिक्यूल के बीच में देखिए एयर है, पूरी दुनिया इसी एयर में बसी हुई है। आपका घर है, आप सब लोग एयर में बसे हुए। मतलब क्या है कि एयर के पार्टिकल के बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है आपका? मैक्सिमम होता है। तो अगर हम इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें तो सॉलिड में मिनिमम होगा, लिक्विड में मॉडरेट होगा और गैस में क्या होगा आपका? मैक्सिमम होगा। अगली प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम पार्टिकल बहुत पास पास है बेटा तो उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। क्यों? पास पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। पार्टिकल के पास पास होने की वजह से जो मैटर बनता है उसका एक डेफिनेट शेप आता है। तो अगर मैं कहता हूं इस मार्कर को मैं कंप्रेस करके एकदम छोटा कर लेता हूं तो इट इज इम्पॉसिबल, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक नॉर्मल फोर्स पे हम इसको कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या है? बिल्कुल जीरो है, ऑलमोस्ट कंप्रेस नहीं होता है, नॉट कंप्रेस। सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड को थोड़ा कंप्रेसिबिलिटी है, लेकिन बहुत ज्यादा लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। बट अगर गैस मॉलिक्यूल की बात करें बेटा तो गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। रीजन क्या है कि पार्टिकल दूर दूर है तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, पैकिंग ऑफ पार्टिकल। पैकिंग ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल का पैकिंग कैसा, पैटर्न कैसा, वो उस मैटर के अंदर कैसे अरेंज है, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल देखते हैं सॉलिड में, तो सॉलिड में कहेंगे क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग मतलब क्या होता है? बहुत पास पास है पार्टिकल, इस पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्लोज पैकिंग कहते हैं। उसके कंपेयर में अगर हम लिक्विड के देखेंगे तो लेस क्लोज पैकिंग। लेस क्लोज पैकिंग मतलब पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर है तो उसके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा क्लोजली पैकिंग नहीं है। और अगर हम बात करें गैस का तो लीस्ट क्लोज पैकिंग, मतलब लीस्ट क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल भी क्लोज पैकिंग है ही नहीं। पार्टिकल इतना दूर दूर है कि कोई एक रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर शेप, रेगुलर कुछ भी बन के नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लीस्ट क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस। तो स्ट्रक्चर से आपका सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई सॉलिड के जो पार्टिकल हैं बहुत पास पास हैं, लिक्विड का उसके कंपेयर में दूर है और गैस के पार्टिकल तो बहुत ही दूर है। तो इस तरह से अगर पार्टिकल पास है तो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो आप सपोज करिए इसको तोड़ना है तो आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि ये पार्टिकल है सॉलिड में, सोचिए कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल के प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, 20 को रख देते हैं तो उसको तोड़ेंगे, तोड़ने में हमको दिक्कत होगी। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल अगर पास पास हैं तो उसकी रिजिडिटी क्या होगी? बहुत हाई होगी। तो ये जो सॉलिड के जो पार्टिकल है उसकी हाई रिजिड है। उसके कंपेयर में अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं क्या आपके? लेस रिजिड हैं। और जिसमें कोई रिजिडिटी ही नहीं है वो क्या है? आपके गैस के पार्टिकल हैं, क्योंकि गैस जो हमारा होता है वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता। तो सबसे ज्यादा रिजिड कौन होगा बेटा? सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर क्या होगा आपका? गैस होगा। फिर देखते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक है, इसका सिंपल मतलब है
कि देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा उसका बहुत ज़्यादा है। अगर हम आप बहुत पास आते हैं या आप हमारी लेक्चर को अटेंड करते हैं या कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है उसके पास जाने की कोशिश करते, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत क्या करते हो, पसंद करते हो। पसंद करने का सिंपल मतलब है कि वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो जो पार्टिकल है अपने पोजीशन को कभी भी छोड़ेगा नहीं, तो अपने पोजीशन को कभी नहीं छोड़ेगा तो उस तरह जो मोशन होगा उसके ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम, घड़ी के अंदर पेंडुलम आपका घूमता है तो पेंडुलम अपने ही पोजीशन पे रह के इधर उधर जाता, तो अपने पोजीशन को कभी भी नहीं छोड़ता। सपोज करो इसको ऐसे कर दिया, ये अपने पोजीशन तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। दैट मीन्स पार्टिकल नेवर चेंज देयर पोजीशन, पार्टिकल कैन मूव एट देयर मीन पोजीशन, मतलब पार्टिकल अपने ही मीन पोजीशन पे ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, लेकिन पार्टिकल जहां है अपने मीन पोजीशन को कभी भी छोड़ नहीं रहा है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो जो सॉलिड है आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, पास है तो उनके पास जो मोशन होगा उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। बट उसके कंपेयर में लिक्विड की बात करें तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन उसके अंदर होगा, वो पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो ट्रांसलेटरी मोशन है। और रही हुई गैस की बात, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा लेकिन बहुत ज्यादा होगा। गैस के मॉलिक्यूल, गैस के पार्टिकल बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, मूव करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 10th प्रॉपर्टी का, जिसको कहते हैं इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो इसके बारे में तो बहुत ज्यादा देखना भी नहीं, क्योंकि बार बार हम इसी का जिक्र करते हुए आए हैं। तो आप देखेंगे जो सॉलिड के पार्टिकल है उस पार्टिकल के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रीजन क्या है, पार्टिकल आर क्लोजली पैक टू ईच अदर, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोजली पैक है, पास है, इसकी वजह से पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। और रही बात लिक्विड की, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि लिक्विड के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह अपने आप बहुत दूर तक चले जाएं। लिक्विड पार्टिकल कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट ऑल पार्टिकल मूव टुगेदर। गैस की तरह मूवमेंट नहीं हो रहा कि कोई किधर भी जा रहा है कोई किधर भी जा रहा है। लिक्विड कैन मूव टुगेदर, एक साथ साथ जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है आपका, कम होता है। और रही बात गैस का, तो गैस के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग इसको कह सकते हैं। इससे इसको हम लोग अगला जो 11th प्रॉपर्टी देखते हैं, 11th प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मींस होता है कैन फ्लो, द स्टेट ऑफ मैटर कैन फ्लो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो जो फ्लूइड दिमाग में चलता है तो दिमाग में चलता है कि भाई ये लिक्विड ही फ्लूइड होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी मैटर जो फ्लो करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। हम आपको पता है सॉलिड का स्ट्रक्चर बार बार हम लोग देख रहे हैं, तो हमको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास है, तो सॉलिड कैन नेवर फ्लो। अगर हम मार्कर को ये रख दें, जिंदगी में कभी फ्लो नहीं करेगा, बट अगर घर में पानी गिरा के जाओ तो हो सकता है पानी अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाए। रही बात गैस का, जो अगरबत्ती का मैंने एग्जांपल लिया, इट कैन वेरी हाईली फ्लो, क्यों, रीजन काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि सॉलिड के बीच में नॉट पॉसिबल, फ्लूइडिटी बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। बट अगर हम लिक्विड की बात करें, इट कैन फ्लो, ये फ्लो करेगा। और अगर हम बात करें गैस की, तो इसके अंदर फ्लो करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जो 12th प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि बाई मॉलिक्यूल एक जगह से, इस सिंपल एक लैंग्वेज में डिफ्यूजन को बताया, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल का आपस में इंटरमिक्स होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। बाकी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो तो इतना पास है कि किसी के साथ मिक्स ही नहीं हो सकते हैं। तो डिफ्यूजन अगर होगा भी तो बहुत स्लो होगा, वेरी स्लो डिफ्यूजन, मतलब लग जाए 10 साल लग जाए डिफ्यूज होने में, या 20 साल लग जाए पार्टिकल के डिफ्यूज होने में। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, लिक्विड के बारे में, तो ये किसके कंपेयर में फास्ट डिफ्यूजन होगा, सॉलिड के कंपेयर में से डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। और सबसे ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करने वाला कौन है आपका, गैस है। तो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। वॉल्यूम अगर देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगा आपका, कम होगा। तो अगर हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, सॉलिड का वॉल्यूम जो होगा आपका वो
कम होगा, तो सॉलिड का अगर वॉल्यूम कम है तो सॉलिड की डेंसिटी हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके कंपेयर में अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में, और इसकी वजह से इसकी डेंसिटी थोड़ी क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम बात करेंगे डेंसिटी किसकी डेंसिटी, सॉलिड की, तो ज़्यादा होगी, क्यों, वॉल्यूम कम है। और अगर हम बात करेंगे इसकी डेंसिटी की, लिक्विड की, जो स्लाइडली लोअर होगी, उसकी डेंसिटी थोड़ी क्या होगी, कम होगी। और सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी बेटा, गैस की, क्योंकि गैस के पार्टिकल के बीच में इतना ज़्यादा जगह है, इसका वैल्यूम हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर इसका वैल्यूम मैक्सिमम होगा तो डेंसिटी क्या होगा आपका, मिनिमम होगा। तो सबसे कम डेंसिटी हो, सबसे कम वैल्यूम किसका होता है, सॉलिड का, सबसे ज्यादा वैल्यूम किसका होता है, गैस का। सिंपल सा रीजन है, इसका वैल्यूम सबसे कम होगा क्योंकि पार्टिकल बहुत पास है, और गैस का वैल्यूम सबसे ज्यादा क्योंकि पार्टिकल के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। तो वैल्यूम हमेशा कोई फिक्स ही नहीं होता, इंडेफिनिट वैल्यूम आपने पढ़ा है। तो वैल्यूम बहुत ज्यादा है तो डेंसिटी बहुत कम है, तो जो गैस है उसकी डेंसिटी बहुत कम है, सॉलिड जो है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और बीच में फंसा बेचारा लिक्विड जिसकी डेंसिटी क्या होती है, मॉडरेट होती है। तो ये आपको बात समझ में आई होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने आपको अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने आपको सॉलिड बताया, लिक्विड बताया और गैस बताया। उसको हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफ्रेंशिएट करके आपको समझाने की कोशिश की, तो आपको फुली समझ में आया होगा। तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के सॉलिड, लिक्विड, गैस के डिफरेंस के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आपने एक क्लासिफिकेशन देखा था, तो एक प्योर सब्सटेंस था, एक मिक्सचर था। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं पहले हम लोग समझते हैं। प्योर सब्सटेंस होता क्या है, द स्टेट ऑफ मैटर आइदर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट और मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट विथ फिक्स रेशियो। कहने का मतलब प्योर वो सब्सटेंस होता है या तो एक ही तरह के एलिमेंट उसके अंदर हों या एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिले हों विथ फिक्स रेशियो। मतलब प्योर द टाइप ऑफ मैटर आइदर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मोर देन वन काइंड ऑफ एटम विथ फिक्स रेशियो इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो अगर ओनली वन काइंड ऑफ एटम से होंगे तो उसको हम लोग एलिमेंट कहते थे, और एक से ज़्यादा अगर एटम मिले होंगे और एक फिक्स रेशियो बना रहा होगा उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट देखते हैं। एलिमेंट होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं और कितने टाइप के एलिमेंट आपके अवेलेबल हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो हमने आपको डिफाइन किया पहले भी। इट इज द प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, केवल एक ही तरह के एटम इसके अंदर होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में, क्या क्या एलिमेंट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक देखा है आपने एलिमेंट का, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन। एलिमेंट को कभी भी हम तोड़ नहीं सकते, मतलब एलिमेंट एक ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो बहुत सारे एलिमेंट को अगर आप मिलाओगे, सारे एलिमेंट प्योर हैं, एक तरह के हैं, तो एक तरह के बहुत सारे एलिमेंट को आपस में रखोगे तो बहुत सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एक जो नेचर बनाएंगे, उनका जो नेचर होगा देखने में कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनस इन नेचर। तो एलिमेंट का जो नेचर होगा होमोजेनस होगा, यूनिफॉर्म होगा। एक तरह के सारे एलिमेंट एक जैसे ही दिखेंगे, इसको हम लोग यूनिफॉर्म कहते हैं, होमोजेनस कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग आयरन लेते हैं, आयरन लिया, लोहा सबने देखा है। लोहा कहीं का भी हमारे यहाँ, आपके यहाँ, चाहे जैसा, सब लोहे सारे आयरन एक जैसे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो Fe आयरन एलिमेंट से मिलकर, आयरन के एटम से मिलकर बना हुआ है, और इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो ये देखने में कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, होमोजीनियस होगा। दूसरा हम लोग जानते हैं, अगर ये होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है और इसको हम सिंपल ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो एक और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सारे एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और सारे एलिमेंट होंगे, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो सारे एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, आपका फिक्स होगा। तो फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट।
कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं अगर एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, लिखा है एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म अनदर एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को अगर हम केमिकली कंबाइंड करते हैं तो डिफरेंट टाइप के आपके कंपाउंड बनके तैयार हो जाएंगे। जैसे हम हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट 4 एलिमेंट लेते हैं और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट लेते हैं। हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट मिलाने के बाद आपका एक कंपाउंड बनेगा, एक छोटा सा मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे हमने लिया कि एक एलिमेंट है जिंक, है ना, जिंक का एक एलिमेंट और एक मॉलिक्यूल है कॉपर सल्फेट। तो ये जिंक कॉपर सल्फेट के साथ मिलके ये जिंक कंपाउंड बना लेगा, कॉपर सल्फेट के साथ मिलके क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो जिंक ने यहाँ क्या बनाया, कंपाउंड बना। तो एलिमेंट आपका मॉलिक्यूल भी बना सकता है और एलिमेंट आपका कंपाउंड भी बना सकता है। इस तरह से अगर हम एलिमेंट के फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म, डाईएटॉमिक फॉर्म एज वेल एज पॉलीएटॉमिक फॉर्म। मतलब एलिमेंट जो होंगे उसमें एक एटम भी हो सकता है, 2 एटम भी हो सकते हैं, 3 एटम भी हो सकते हैं और उससे कई सारे एटम आपस में मिलकर एक पॉलीएटॉमिक फॉर्म बनके एलिमेंट का तैयार होगा। तो आपने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि एलिमेंट में मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेटलॉइड होगा। तो उसी कैटेगरी में हम आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं आपका मोनोएटॉमिक एलिमेंट। मोनोएटॉमिक एलिमेंट वो होता है ऐसा एलिमेंट जिसमें एक ही तरह के सारे एटम हो, उस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक एलिमेंट कहते हैं। जैसे देखिए उसमें मेटल भी हो सकते हैं, कुछ नॉन मेटल भी हो सकते हैं और मेटलॉइड भी हो सकते हैं। अगर मेटल की बात करेंगे तो मेटल में आपका सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, निकिल है और बहुत सारे ऐसे मेटल होंगे जो आपके मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम कुछ मेटलॉइड को देखते हैं मोनोएटॉमिक फॉर्म में, जिसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और भी कई मेटलॉइड आपके होते हैं जो मोनोएटॉमिक फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। उसके बाद हम नॉन मेटल की बात करेंगे। मोनोएटॉमिक फॉर्म में आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, आपका कॉपर हो गया, बहुत सारे कार्बन हो गया, बहुत सारे आपके नॉन मेटल हैं जो मोनोएटॉमिक फॉर्म में आपके नेचर में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम एलिमेंट के बारे में फिर से फर्दर क्लासीफाई करते हैं, एलिमेंट के कैटेगरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग जानेंगे डाई एटॉमिक एलिमेंट। डाई एटॉमिक एलिमेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो, लेकिन उसमें मिनिमम कितने एटम हो, 2 एटम हो। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए हाइड्रोजन गैस। अगर इस हाइड्रोजन गैस के बारे में देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और एक ही तरह के एटम है, इसीलिए इसको प्योर कैटेगरी में और एलिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस आपका बनकर तैयार हो जाएगा, डाईएटॉमिक है। और भी बहुत सारे डाईएटॉमिक है, O2 है, ऑक्सीजन गैस, आपका Cl2 गैस, Br2 है। बहुत सारे ऐसे डाईएटॉमिक एलिमेंट हैं जिसमें 2 एटम एक साथ मिलेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाईएटॉमिक कहेंगे। मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक के बाद हम लोग क्या बात करते हैं, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। पॉलीएटॉमिक एलिमेंट मतलब क्या होता है, मोर देन 2 एटम आर कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। एक से ज्यादा एटम आप एक साथ होंगे। जैसे हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक एलिमेंट के बारे में। ट्राई एटॉमिक एलिमेंट क्या होता है, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए आप O3 ओजोन, सबको पता है, सारी सिंपल एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। उसी तरह से आपका क्या हो सकता है, टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट है ना। टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट में जैसे आपका P4 हो जाएगा, फास्फोरस P4। उस तरह से आप ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट को देख सकते हैं। ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, S8। इसी तरह से पॉली एटॉमिक एलिमेंट में हेक्सा, पेंटा, डिफरेंट टाइप के एटॉमिक एलिमेंट आपके नेचर में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम लोग अब जो देखेंगे वो आपका कंपाउंड देखेंगे। प्योर सब्सटेंस में जो अगला चीज देखना है वो क्या देखना है आपको, कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी एलिमेंट के बारे में पढ़ा और एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में। अभी प्योर सब्सटेंस में दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, हम लोग कंपाउंड की तरफ जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो ऑफ मास। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को उसके मास के रेशियो में फिक्स करके कंबाइंड करके जो कुछ भी बनाएंगे हम लोग
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। फिर से डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और कहते हैं टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो ऑफ मास। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को उसके मास के फिक्स रेशियो में मिला के जो कुछ बन के तैयार होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ वाटर देखते हैं। पहले तो हम वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का सिंपल रेशियो देखते हैं क्या होता है। अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, और हम सबको पता है कि हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 यूनिट होता है, तो 2 एटम का मास 2 यूनिट होगा, तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। अगर हम ऑक्सीजन के मास को देखते हैं तो एक ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है 16 यूनिट का होता है, तो एक ही एटम है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 16 यूनिट। इस तरह अगर हम इनका रेशियो देखते हैं, मास का रेशियो देखते हैं, तो हो जाएगा 2:16, और 2:16 का और सिंपल रेशियो देखते हैं तो आएगा क्या आपका 1:8। 1:8 इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम इन वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर जो आपका बना है कंपाउंड, इसके अंदर जो आपने देखा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो क्या है आपका 1:8। तो कहने का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में मिला के किसी भी तरह से कभी भी हम वाटर बनाते, चाहे लैब में बनाएं, चाहे आप घर में बनाएं, चाहे वाटर आपका नेचर में पाया जाता है, या किसी भी तरीके से जब भी वाटर बनेगा, चाहे हमारे घर का पानी हो चाहे आपके घर का पानी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 रहेगा। और यही डिफिनीशन होता है कंपाउंड का, इसीलिए हम कंपाउंड को क्या कहते हैं बेटा, प्योर कहते हैं। तो और एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लैब में वाटर बनाते हैं तो हमने लिया 4 एटम ऑफ, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये लैब में हम तैयार कर रहे हैं, तो लैब में तैयार किया। अगर हम इनका रेशियो देखते हैं तो एक एटम का मास हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल जो बन के तैयार हुआ है, इस वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 एटम है, तो इनका मास होगा आपका 4 यूनिट। और एक ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में सिंपली हुआ करता था, लेकिन हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ है। एक ऑक्सीजन आइटम का मास होता है 16 यूनिट, तो 2 ऑक्सीजन का मास होगा 32 यूनिट। इस तरह से जो रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के निकल के आएगा क्या आएगा, 4:32। और अगर हम इसका सिंपल फॉर्म देखते हैं तो फिर से वही आ जाता है 1:8। कहने का मतलब वाटर अगर आप नेचर में पाया जाता है तब भी 1:8, और हम लैब में बनाते हैं तब भी 1:8। चलो एक और तरीका करते हैं कि हमारे पास बेस है, एसिड है, दोनों को मिलाया, हमको पता है सॉल्ट मिला और क्या मिला, हमको वाटर मिला। अब यहाँ जो वाटर मिला उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो इसका 2 यूनिट मास होगा, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो इसमें 16 यूनिट मास होगा। इनका रेशियो देखेंगे 2:16 आएगा, और सिंपलेस्ट रेशियो देखेंगे तो 1:2 क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। इस तरह से आपने वाटर को देखा, किसी भी तरीके से वाटर का फॉर्मेशन होगा तो उसमें एटम के मास का सिंपलेस्ट रेशियो हमेशा ऑलवेज 1:8 रहेगा, जो फिक्स रहेगा। और यही तो डिफिनीशन है कंपाउंड का। कंपाउंड कहते हैं 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो ऑफ मास। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट किसी भी तरह से कंबाइन करते हैं तो उनका मास का रेशियो अगर फिक्स है तो वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, कंपाउंड कहलाएगा। और हम बात करेंगे और एग्जांपल अगर लेने की कोशिश करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, एनी प्रोसेस, किसी भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, चाहे एलपीजी जला के बनाया, चाहे रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आ रहा है, किसी फ्यूल का कंबशन कराते हैं, कागज का कंबशन कराते हैं, कुछ भी कंबशन कराते हैं, बाय एनी प्रोसेस ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी होगा। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए आप, कार्बन का 1 एटम है जिसका मास होता है 12 यूनिट, और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होता है 16 यूनिट, तो 2 एटम है तो इसका मास कितना होगा 32 यूनिट। तो 12:32 इसका रेशियो आ जाएगा। अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे बेटा तो हमको 3:8 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ 3:8 आपको रेशियो मिलेगा। तो इस तरह से आपने सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड का। और कोई अगर कंपाउंड ले तो सोडियम क्लोराइड ले लिया आपने। सोडियम के एक एलिमेंट का जो मास होता है 23 होता है, और क्लोरीन का जो मास होता है 35.5 होता है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा 23:35.5। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम के मास का रेशियो अगर फिक्स होगा तो आपका वो जो कुछ भी बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमको देखना है कंपाउंड में आगे बढ़ते हुए, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग को जानना है
ये कंपाउंड तो है, तो डिफिनीशन क्लियर होगा। अगर ये कंपाउंड है तो इसके अंदर ये चीजें हो सकती हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट बाय मास इन कंपाउंड। जो मैंने आपको पिछला एग्जांपल देके बताया, फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट बाय मास इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा। अगर कोई भी एक कंपाउंड किसी भी तरीके से बनाया जाए तो उसमें एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, ये बात कंफर्म होनी चाहिए। दूसरा हम लोग जो इंपॉर्टेंट बात है, इन कंपाउंड ओल्ड बॉन्ड कैन ब्रेक टू फॉर्म न्यू बॉन्ड। अगर कोई कंपाउंड बनता है किसी भी तरीके से तो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके आपका एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो एलिमेंट के अंदर जो भी बॉन्ड होगा वो टूटेगा और एक नया बॉन्ड का क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा। आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, यहां अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एक ही तरह के दो एलिमेंट हैं, और अगर दोनों एलिमेंट के बीच के हम बॉन्ड को देखते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम, दो एटम है, एक ही तरह के एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के बीच में अगर हम बॉन्ड देखते हैं तो ये भी आपका एक ऐसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहां कितने बॉन्ड है आपके, दो बॉन्ड है। तो अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं लैब में, और हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्ड देखिए, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना। लेकिन यहां देखेंगे ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था, यहां हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था। तो ये बॉन्ड आपका यहां से जब ये आपस में कंबाइंड हो रहे होंगे तो ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा और एक नया बॉन्ड का क्या हो रहा होगा, फॉर्मेशन हो रहा होगा। नया बॉन्ड का मतलब यहाँ ये है कि ये भी बॉन्ड तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कुछ भी जो बॉन्ड बनके तैयार है उससे हमारा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो यहाँ बॉन्ड था एक अलग तरीके का बॉन्ड था, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आपस में कंबाइंड थे। लेकिन जब मेरा एक नया कंपाउंड बनकर तैयार हुआ तो आपने देखा यहाँ आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है। तो यहाँ जो बॉन्ड बना ये अपने जो एलिमेंट है उससे नए तरीके से बॉन्ड बना के तैयार हुआ। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इन कंपाउंड ओल्ड बॉन्ड कैन ब्रेक टू फॉर्म न्यू बॉन्ड। तो आपका जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और नए तरीके से एटम के कॉम्बिनेशन से आपका कंपाउंड बनके क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड में हमने दो प्रॉपर्टी आपको बताई कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। तो दूसरी हमने क्या बताई कि भाई एक कंपाउंड जब बनेगा तो जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूटेंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नए बॉन्ड का फॉर्मेशन का यहाँ मतलब ये मैंने बताया कि भाई यहाँ हाइड्रोजन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाए थे, यहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाए थे, और जब कंपाउंड बना तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो नया कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम देखते हैं और हम कहते हैं कि बॉन्ड जो बन रहा है, बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो पुराना बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड बन रहा है। तो जो पुराना बॉन्ड टूट रहा है तो हम सबको पता है कुछ भी तोड़ने के लिए मुझको एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेकिंग के लिए, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड मेरा ब्रेक हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं कहता हूं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 80 किलो जूल एनर्जी हमको क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। तो एनर्जी देने का मतलब कि जब हम कहीं एनर्जी देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंडोथर्मिक, जहां एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझको यहां एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने एक ऐसे एग्जांपल लिया कि अगर सोचो, इमेजिन करो कि 80 किलो जूल एनर्जी मुझको इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए देनी पड़ रही है, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर ये नया बॉन्ड बनता है तो आपका फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हम कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अगर हम कहते हैं बॉन्ड बनने में एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड बनने का मतलब अट्रैक्शन,
और अट्रैक्शन जब भी होगा एनर्जी रिलीज होगी। कुछ भी आप अट्रैक्ट करते हो एकदम दिमाग में रखिए, कहीं कुछ भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है। आप मार्केट में घूमने जा रहे हो, आपको बिस्किट दिखा तो बिस्किट आपको आसानी से नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी तब बिस्किट मिलेगा। कहीं भी एनीवेयर इज अट्रैक्शन ऑलवेज रिलीज एनर्जी। तो बॉन्ड मतलब ही होता है अट्रैक्शन। बॉन्ड कहां बनेगा? जहां अट्रैक्शन होगा। तो मतलब अभी हम लोग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के एनर्जी दे रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए। इमेजिन करिए, ऐसे सोचिए कि अगर हम कहते हैं कि यहां फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में 60 किलो जूल एनर्जी क्या होती है? आपकी रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो एक्सोथर्मिक तो प्रोसेस हुआ। अगर ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, चेंज इन एनर्जी फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यू कंपाउंड में कितनी एनर्जी चेंज हो रही है। तो एनर्जी चेंज अगर हम देखते हैं, एनर्जी चेंज डेल्टा ई एनर्जी चेंज, तो फाइनल एनर्जी कितनी आई है फॉर्मेशन में? 60 किलो जूल। और जो एनर्जी हमने दी है वो कितनी आई है बेटा? 80 किलो जूल। इस तरह से -20 किलो जूल एनर्जी का क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। कहने का मतलब अगर ऐसा होता है कि देने वाली एनर्जी ज्यादा है और निकलने वाली एनर्जी कम है, तो पूरा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का जो प्रोसेस होगा वो पूरा का पूरा कैसा होगा? आपका एक्सोथर्मिक होगा। ओवरऑल जो प्रोसेस निकल के आया वो कैसा निकल के आया बेटा? एक्सोथर्मिक निकल के आया। चाहो तो आप इस एग्जांपल को 1 सेकंड में क्या कर सकते हो? नोट डाउन कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है, पहला कंडीशन मैंने बताया, कंडीशन क्या बताया कि जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी देंगे और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर इमेजिन करिए कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, बॉन्ड बनने में एनर्जी कम रिलीज हो रही है, तो ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? आपका एक्सोथर्मिक होगा। इसका उल्टा हम लोग काम करते हैं। हम लोग देखते हैं, अगर सोचते हैं कि अगर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में अगर 60 किलो जूल एनर्जी हमको क्या करनी पड़ रही है? देनी पड़ रही है, और जब ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है तो हमारा 80 किलो जूल एनर्जी क्या हो रही है? आपकी रिलीज हो रही है। तो जहां देनी पड़ रही है वहां एंडोथर्मिक है, जहां निकल रहा वहां एक्सोथर्मिक है। मामला मैंने चेंज कर दिया। पहले कंडीशन में क्या किया था? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमने ज्यादा एनर्जी दिया था और फॉर्मेशन में हमारा कम एनर्जी रिलीज हुआ था। अभी मैंने कंडीशन उल्टा कर दिया। हमने कहा बेटा कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में हमारा कम एनर्जी देना पड़ रहा है, लेकिन जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आपकी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर हम ओवरऑल चेंज इन एनर्जी देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का, तो डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी कितनी आई बेटा? 80 किलो जूल। और जो हमने दिया वो कितना है आपका? 60 किलो जूल। तो 80 - 60 + 20 किलो जूल एनर्जी चेंज का डिफरेंस आएगा कंपाउंड के फॉर्मेशन में। तो ये जो पूरा प्रोसेस अगर प्लस में आता है तो ये पूरा प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक मतलब पूरे प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रही है? आपकी एब्जॉर्ब हो रही है ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में। तो ये कंपाउंड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इन कंपाउंड फॉर्मेशन एनर्जी ऑलवेज चेंज। कंपाउंड के फॉर्मेशन में एनर्जी हमेशा चेंज होगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ एनर्जी का चेंज ना हो। कहीं कम एनर्जी का चेंज होगा जिसको हम फील कर सकते हैं, कहीं ज्यादा एनर्जी का चेंज होगा जिसको हम फील कर सकते हैं, और कहीं इतना माइन्यूट कम एनर्जी का चेंज होगा जिसको हम फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन, कुछ भी नया बनता है बेटा, जरूर एनर्जी चेंज होती है। 100% एनर्जी चेंज होती है। आप पिछले क्लास में थे तो आपकी कुछ और एनर्जी थी, आप इस क्लास में आपकी कुछ और एनर्जी है। धीरे धीरे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा आपकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? आपकी चेंज होती जाएगी। कहीं कम होता जाएगा, कहीं ज्यादा हो जाएगा, कहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। तो कंपाउंड की तीसरी प्रॉपर्टी है, इन कंपाउंड फॉर्मेशन एनर्जी ऑलवेज चेंज। कंपाउंड के फॉर्मेशन में एनर्जी हमेशा क्या होगा? आपका चेंज होगा। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कंपाउंड का। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो कंपाउंड होगा उसमें जो एटम होंगे उनके मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा। तो अगर हम कोई कंपाउंड बनाते हैं किसी भी प्रोसेस से, तो उसमें एटम के मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा। तो जब हमेशा फिक्स है, ऑलवेज फिक्स है, एवरीवेयर फिक्स है, तो उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? आपका फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, कंपाउंड हैविंग फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आपका फिक्स होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
कंपाउंड नेवर कन्वर्ट इन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आयन बाय फिजिकल प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक में, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी कंपाउंड में बना लेता हूं, उस कंपाउंड को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसके अंदर जो भी एटम है उनको हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसके एलिमेंट में। जैसे अगर आपने ये वाटर लिया, वाटर बनाया आपका, ये लिक्विड है, अगर हम कोई भी फिजिकल प्रोसेस लगाते हैं, फिजिकल प्रोसेस मींस क्या होता है, उसको गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं। अगर मैं कहता हूं लिक्विड है, इसको मैंने गर्म किया तो वाटर बन जाएगा, फिर से वाटर किस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, वाटर के वेपर बन के तैयार हो जाएंगे गैस फॉर्म में। तो क्या गैस फॉर्म में वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटम के मास का रेशियो चेंज हुआ? आंसर इज नो सर, तो नहीं चेंज हुआ। और इसके अंदर जो एटम है उनको क्या मैं सेपरेट कर पाया? नहीं सेपरेट कर पाया। अगर मैं कहता हूं कि मेरे जो लिक्विड है मैंने फ्रिज में रख दिया, एकदम फ्रीजर में रख दिया है, अभी वाटर मेरा टेम्परेचर चेंज कर दिया, मेरा सॉलिड बन गया, ये आइस बन के तैयार हुआ, क्या इस आइस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट है वो सेपरेट हुए हैं? आंसर इज नो। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड नेवर कन्वर्ट इन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आयन, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आयन में कंपाउंड के आयन को हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको सेपरेट, ऐसा तो है ना कि सेपरेट नहीं किया जा सकता है कि आपके वाटर का जो फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, 100% कन्वर्ट किया जाता है, बट फिजिकल प्रोसेस से हम कभी नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको कन्वर्ट करने के लिए बेटा इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो केमिकल प्रोसेस, जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मैंने यहां वाटर मॉलिक्यूल लिया, तो इसके टेम्परेचर को चेंज करने से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर पाते, बट इसको केमिकल प्रोसेस से हम इसको रखते हैं और इसका क्या कराते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बाय द केमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस में केमिकल प्रोसेस का यूटिलाइजेशन होता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलिसिस, और आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इट इज द केमिकल प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आयन, जो इसमें हाइड्रोजन था और जिसमें ऑक्सीजन था, हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं बेटा? इजिली सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर हम चाहें कि किसी भी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आयन के जिससे मिलकर वो कंपाउंड बना था, फॉर्मेशन जब हमने देखा था, उसको अगर हम सेपरेट करना चाहें तो कभी भी किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको ये कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी बताई। अब हम आप पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर के बारे में। तो हम लोग अभी क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग प्योर के बारे में सारा जानकारी ले ली। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन में एलिमेंट क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, सारी बातें खत्म हो गई। उसके बाद हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में जो सेकेंड टाइप था प्योर सब्सटेंस के बाद हम लोग मिक्सचर के बारे में बात करते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है? मटेरियल कंटेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इन एनी रेशियो। एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाए, लेकिन मिलाने का जो रेशियो हो कभी भी फिक्स ना हो। बाई एनी रेशियो दे कैन मिक्स टुगेदर, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर मतलब होता ही मिक्स होना, लेकिन मिक्स होने का जो रेशियो है वो कभी भी फिक्स ना हो। 2:1 हो सकता है, 3:1 हो सकता है, 4:n हो सकता है। तो सब कुछ क्या कहलाता है? आपका मिक्सचर कहलाता है, रेशियो फिक्स ना हो। तो इस अगर रेशियो फिक्स नहीं है तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। और मिक्सचर की एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मिक्सचर कैन सेपरेटेड बाय एनी सिंपल फिजिकल प्रोसेस। मिक्सचर को हम किसी भी सिंपल फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं? आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस ऑल्सो, बट सिंपली अगर हम फिजिकल प्रोसेस भी लगाते हैं सेपरेट कर सकते हैं। बट देखो कंपाउंड को नहीं कर पा रहे थे हम लोग सिंपल फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट, बट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड से हम कंपाउंड को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। और अगर मिक्सचर को हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर के बारे में 2 बातें मैंने बताई, डेफिनेशन बताया और एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है मिक्सचर का, लेकिन हम लोग ये जानेंगे मिक्सचर में आपको जो कुछ भी मिलाए जाएंगे उसमें उनका रेशियो कभी भी फिक्स नहीं हुआ। कभी आज 2:1 है, कल 3:1 इज डिपेंड अपॉन अस। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस रेशियो में पसंद करते हैं, उसी रेशियो में हम उसको मिलाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ मिक्सचर के। मिक्सचर आर 2 टाइप्स। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमो मतलब होता है एक जैसा, जेनस मीन्स होता है यूनिफॉर्मिटी या एक जैसा मिक्सचर बने।
होमोजेनस मिक्सचर, इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। मतलब कहने का है कि जैसे हम लोग स्कूल में रहते हैं तो स्कूल में सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि सबके सब एक मिक्सचर है जो होमोजेनस है, सबका कपड़ा एक जैसा है, सब यूनिफॉर्म, इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म। तो अगर सब कुछ एक जैसा है, मिक्स होने के बाद पता ही नहीं लग पाता कौन क्या है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे हमारा एयर है, हमारे सराउंडिंग में जो एयर है, हमको पता है एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस हैं, लेकिन ये ऐसा यूनिफॉर्म मिक्सचर बनके तैयार हो गया कि हम इसको नॉर्मली देख नहीं सकते कितना ऑक्सीजन, कितना नाइट्रोजन, कितना क्या है, सब एक जैसा है, यूनिफॉर्म है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे आपने शुगर को मिला दिया वाटर के अंदर, आपने एक सोल्यूशन बना दिया है, तो भी एक कैसा मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा, होमोजेनस। नमक को मिला दिया आपने, यहाँ सॉल्ट का मतलब नमक है और कोई सॉल्ट नहीं, सोडियम क्लोराइड को मैंने वाटर में मिला दिया तो ये मिक्सचर बनके तैयार हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। उसके अलावा जो दूसरा मिक्सचर होता है उसको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर को डिफाइन करेंगे, इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब रेशियो तो कुछ भी है लेकिन मिलने के बाद सब लोग दिख रहे हैं। दिखने का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, मतलब हमने चीनी लिया और चीनी में बालू मिला दिया, दोनों मिक्सचर के रखे हैं, दूर से ही दिखेगा कि वो आपका जो मिक्सचर बना है यूनिफॉर्म नहीं, उसमें क्या क्या मिला है, आपका रेत मिला हुआ है और चीनी मिला हुआ है। जैसे चीनी लिया, टी लीव्स, चाय की पत्तियां ले ली, तो अब ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बना। कैसे, चीनी आपका व्हाइट है, शुगर आपका व्हाइट है और टी लीव्स आपका ब्लैक है, दूर से दिखेगा कि व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। तो इस तरह से मैंने आज पूरा एक टॉपिक, मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया, और उस क्लासिफिकेशन में एक एक बात, फिजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस के डिफरेंस के बारे में बताया। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या होता है, प्योर में आपने एलिमेंट और कंपाउंड देखा, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा, और आपने मिक्सचर में आपने इसको डिटेल में पढ़ा, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, कुछ एग्जांपल। आगे की बातें हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।